जैसे ही मटेरियल डी से ई तक आता है और हमें स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में एक अपवर्ड ट्रेंड मिलता है, यानी कि डी से लेके ई तक मटेरियल जो है उसकी अप्लाइड लोड के अगेंस्ट रेजिस्टेंस थोड़ी बढ़ती है, जो कि हमें डी से लेके ई तक नज़र आ रही है। उसके बाद ये डाउनवर्ड ट्रेंड है, तो हमने कहा था कि ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड है ये हम डिस्कस करेंगे। ओवरऑल ये जो डी से ई तक इंक्रीजिंग ट्रेंड है, इस डी से लेके ई तक के रीजन में जो फिनोमिना हो रहा है, जिसको हमने इस क्यूब्स की मदद से समझने की कोशिश की, उसको स्ट्रेन हार्डनिंग कहते हैं, जो आगे अगली स्लाइड्स में आ भी रहा है। तो डी से लेके ई तक स्ट्रेन हार्डनिंग का फिनोमिना है, जो ये स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट की वजह से, जो कि मेटल की बात करें तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को हमने यहाँ से समझने की कोशिश की थी। तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में रीअरेंजमेंट की वजह से ये स्ट्रेन हार्डनिंग, क्योंकि यहाँ से लेकर डी से लेके ई तक थोड़ा सा अपवर्ड ट्रेंड है लोड के अगेंस्ट, लेकिन इसमें जो स्ट्रेन है वो बहुत ज़्यादा है। डी से लेके ई तक हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है। तो इस स्ट्रेन की वजह से ये मटेरियल में की जो स्ट्रेंथ में इंक्रीज़ हो रहा है, जो स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट हो रही है, और उसके नतीजे में जो स्ट्रेंथ में इंक्रीज़ हो रहा है, उसको स्ट्रेन हार्डनिंग कहते हैं, कि स्ट्रेन की वजह से मटेरियल का हार्डन हो जाना, स्ट्रॉन्गर हो जाना। तो फिर पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन रेज़ किया था कि ई के बाद भी ये रीअरेंजमेंट तो होती रहती होगी, तो फिर ये ई से आगे भी ये इंक्रीजिंग ट्रेंड क्यों नहीं है, स्ट्रेन हार्डनिंग होती क्यों नहीं रहती। तो उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे अगर आप सैंपल देखें, ये वाला, या फिर अगली स्लाइड में ये एक और सैंपल दिया हुआ है, कि जैसे ही आपने सैंपल को टेस्ट किया और सैंपल के ऊपर इतना लोड अप्लाई किया कि सैंपल ब्रेक कर जाए, टूट जाए, तो जिस पॉइंट पे टूटा है सैंपल, वहाँ पे आप देखें तो ये बिल्कुल एक एरिया जो है, या क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो थिन हो गया। तो ये बिल्कुल थिन हो जाना, इसका मतलब ये है, और यहाँ पे भी ये इस सैंपल में भी आपको नज़र आ रहा है कि ये वाला जो सैंपल है इस पॉइंट से टूट रहा है, तो यहाँ पे रीजन ऑफ फ्रैक्चर है, रीजन ऑफ नेकिंग। तो यहाँ से आप देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बार है, वो जो ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया था इनिशियल, यानी कि जब हमने ये बार मशीन में लगाई, तो उस वक्त इस सैंपल को जो हमने तैयार किया, तब इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था वो इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया था, और वो वाला एरिया था जो टेस्ट शुरू करने से पहले हमने मशीन को बता दिया, फीड कर दिया। वो मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ कर लें कि वो 5 mm है, या 10 mm है। तो बल्कि यहाँ मैं थोड़ी वीडियो रोक के इस 5 और 10 mm की एग्जांपल लेके यहाँ पे एक कैलकुलेशन करता हूँ, और उसके बाद यहाँ से वीडियो को जो है वो रिज्यूम करता हूँ। यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल ले ली है। तो इसमें आप देखें कि फ़र्ज़ करें कि शुरू में हमने जब सैंपल मशीन में लगाया, तो उस वक्त उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था वो 10 mm स्क्वायर था। तो फ़र्ज़ करें, और 100 न्यूटन की फ़ोर्स पे जाके मटेरियल टूट गया। तो आप अब 100 न्यूटन डिवाइडेड बाई 10 mm स्क्वायर यहाँ पे करें, तो ये 100 डिवाइडेड बाई 10 जो है वो इसका आंसर आएगा 10 N/mm², यानी स्ट्रेस जो है वो 10 N/mm² आएगी। ये तो तब है जब आपने इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया जो आपने सैंपल लगाते वक्त कैलकुलेट किया, अगर वही एरिया रखते हुए आप आंसर निकालें। लेकिन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जो एक्चुअल में, हकीकत में यहाँ पे मटेरियल फ्रैक्चर हो रहा है, वहाँ पे थोड़ी थिनिंग हो रही है। तो इस थिनिंग के फिनोमेना को आप कहते हैं नेकिंग, नेक फॉर्मेशन, या नेक बन जाना। और यहाँ पे ये रिडक्शन इन एरिया है। तो ये जो रिड्यूस्ड एरिया है, आप सपोज़ करें कि ये रिड्यूस्ड एरिया 10 की बजाय 5 mm² रह गया। तो अब अप्लाइड फोर्स को जब आप डिवाइड करें एक्चुअल एरिया से, जो हकीकत में यहाँ पे फ्रैक्चर पॉइंट के ऊपर है, तो वो तो है 5। तो जब 100 को 5 से आप डिवाइड करेंगे तो आंसर 20 आएगा, ना कि 10। तो इसका मतलब है, ये हुआ, इस एग्जांपल से हम ये समझ सकते हैं कि अगर इनिशियल एरिया जो हमने टेस्ट स्टार्ट करते वक्त मशीन को दिया था, अगर वही यूज़ करके हम आंसर निकालें, तो आंसर स्ट्रेस या अप्लाइड ये जो स्ट्रेस है इसकी वैल्यू हमारे पास 10 आती है। और अगर ये जो हकीकत में इस ब्रेकिंग पॉइंट के ऊपर एरिया है वो अगर कम हो चुका है, और उस कम एरिया की अगर हम वैल्यू रख के स्ट्रेस निकालें, तो वो हमारे पास ज़्यादा आती है। तो इसको अगर आप ये यहाँ पे ले जाएं, तो यहाँ पे यही हो रहा है कि हमने जब मशीन पे सैंपल लगाया, तो मशीन ब्रेकिंग पॉइंट तक वो जो इनिशियल एरिया हमने फीड किया था उसी को 4 से डिवाइड करके स्ट्रेस निकालती है, और फ्रैक्चर पॉइंट तक
स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम उसी वैल्यू के ऊपर हमें निकाल के देती है। अब चूंकि हकीकत में एरिया कम हो रहा है तो मशीन को कम एरिया के साथ यहाँ पे स्ट्रेस कैलकुलेट करनी चाहिए, लेकिन मशीन क्या करती है, मशीन का कंप्यूटर क्या करता है कि वो जो इनिशियल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने फीड किया होता है थ्रू आउट फ्रैक्चर पॉइंट तक, उसी एरिया से स्ट्रेस निकाल के उसको ड्रा करता है। इसकी वजह से वो चूँकि इनिशियल एरिया ज़्यादा होता है और जब ज़्यादा वैल्यू से आप डिवाइड करते हैं तो आंसर कम आता है। तो इस वजह से ये जो ई के बाद क्रॉस सेक्शनल ये जो कर्व है इसका ट्रेंड डाउनवर्ड हो जाता है। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि ई पॉइंट के ऊपर जो डाउनवर्ड ट्रेंड है वो नेक फॉर्मेशन की वजह से है, नेकिंग की वजह से है। अगर हम नेकिंग को इग्नोर ना करें और ओरिजिनल एरिया यहाँ पे फीड करके जितनी यहाँ पे फोर्स है उसको ओरिजिनल एरिया या ट्रू एरिया के साथ डिवाइड करें तो ये नीचे को जाने की बजाय ऊपर को ही जाएगी। और यही फिर जो ऊपर को जाता हुआ ट्रेंड है वह हकीकत में आपको यहाँ पे एक ये वाली जो डायग्राम है यहाँ पे आपको नज़र आएगा। ये एक और तरह की डायग्राम है, लेकिन यहाँ पे जो ये वाला मैक्सिमम स्ट्रेस वाला पॉइंट है इसके बाद जो डाउनवर्ड ट्रेंड है उसकी बजाय अगर आप ट्रू एरिया यूज़ करें तो उसके नतीजे में जो ट्रू आपको कर्व मिलती है वो दिखाया गया है कि ब्रेकिंग पॉइंट तक मटेरियल जो है उसकी जो स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट शुरू होती है जिसकी वजह से वो अप्लाइड लोड को ज़्यादा रेजिस्ट करना शुरू करता है। वो ट्रेंड ब्रेकिंग पॉइंट तक जारी रहता है, लेकिन हमें नज़र इसलिए डाउनवर्ड आता है क्योंकि कंप्यूटर जो मशीन का है वो उसी एरिया को यूज़ कर रहा होता है जो कि इनिशियल हमने दिया। तो ये फिर पिछली जो स्लाइड्स हैं उनमें इस पॉइंट पे जो नेकिंग की वजह से जो फ़र्क आता है उसके साथ ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन, इन ये दोनों कॉन्सेप्ट इस पॉइंट के साथ जुड़े हुए हैं जो कि हम स्टडी करते हैं। तो बियॉन्ड ई द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बार बिगिंस टू रिड्यूस रैपिडली ओवर अ रिलेटिवली स्मॉल लेंथ ऑफ द बार, कि एक छोटी सी लेंथ के ऊपर जहाँ से उसने टूटना होता है वहाँ पे वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। एंड बार इज सेट टू नेक, और कहा और हम कहते हैं कि बार जो है वो उसकी नेकिंग होना शुरू हो गई है। दिस नेकिंग टेक्स प्लेस विल्स्ट द लोड रिड्यूसेस, और ये जब नेकिंग होती है तो लोड रिड्यूस हो जाता है। एंड फ्रैक्चर ऑफ द बार फाइनली अकर्स एट पॉइंट एफ, और जो पॉइंट एफ यहाँ पे हमने लिया हुआ है वहाँ पे मटेरियल का फ्रैक्चर हो जाता है। द नॉमिनल स्ट्रेस एट फेल्यूर टर्म्ड द मैक्सिमम और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस इज गिवन बाय द लोड एट ई, कि ई पॉइंट के ऊपर जो लोड होता है उसको आप अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल कहते हैं। तो डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बार, और इसको आपने ओरिजिनल जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बार था जिसको आप इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बार कहते हैं उससे डिवाइड कर रहे होते हैं। दिस इज़ आल्सो नोन एज द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल ऑफ द बार, और ई पॉइंट के ऊपर जो लोड होता है वो उसको आप मटेरियल की टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कहते हैं। जब आप मटेरियल की जब आप आइंदा पढ़ेंगे कि फ़लाँ मटेरियल की टेंसाइल स्ट्रेंथ इतनी है तो दैट मीन्स कि आप उससे मुराद ये ई पॉइंट जो है वो ले रहे हैं। तो ओइंग टू द लार्ज रिडक्शन इन द एरिया प्रोड्यूस्ड बाय द नेकिंग प्रोसेस, तो नेकिंग प्रोसेस की वजह से जो लार्ज रिडक्शन होती है एरिया में, द एक्चुअल स्ट्रेस एट फ्रैक्चर इज़ ऑफन ग्रेटर दैन द अबव वैल्यू। तो ये जो वैल्यू यहाँ पे है इस वैल्यू से जो एक्चुअल लोड या स्ट्रेस एट फेल्यूर है वो कहीं ज़्यादा होती है। लेकिन अब हम इसको यूज़ क्यों नहीं करते या इसकी इम्पोर्टेंस क्यों नहीं होती, उसकी रीज़न यहाँ पे बताई गई है कि डिज़ाइनर्स या जो मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं आर इंटरेस्टेड इन मैक्सिमम लोड्स विच कैन बी कैरीड बाय द कंप्लीट क्रॉस सेक्शन, कि जो डिज़ाइनर या इंजीनियर होता है वो इस रिड्यूस्ड एरिया कितना लोड उस उठा सकता है इसमें इंटरेस्ट नहीं होता, बल्कि उसका इंटरेस्ट होता है कि बिल्कुल पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो कितना लोड उठा सकता है। द स्ट्रेस एट फ्रैक्चर इज सेल्डम ऑफ एनी प्रैक्टिकल वैल्यू। तो ये जो फ्रैक्चर के ऊपर हमें स्ट्रेस की वैल्यू मिलती है वो हमारे किसी काम की नहीं होती। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हम ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन में डिस्कस करते हैं, और ये इस स्लाइड पे भी इसकी एक्सप्लेनेशन आ रही है। इफ़ द एक्चुअल क्रॉस सेक्शनल एरिया एट द नैरो पार्ट ऑफ द नेक इज़ यूज टू कैलकुलेट द स्ट्रेस, द ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज obtained। ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन जो कि यहाँ पे दिखाई गई है ये कब आती है, जब आप एक्चुअल एरिया से कैलकुलेशन करें, यानी कि जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल में आपको करके दिखाया कि एक्चुअल रखें तो आंसर ज़्यादा आता है। द टोटल लोड ऑफ द बार कैन
the total load the bar can carry does indeed diminish after the ultimate stress is reached. जब अल्टीमेट स्ट्रेस आ जाती है यानी ई पॉइंट आ जाता है तो जो जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो मटेरियल की कम हो जाती है, बट दिस रिडक्शन इज़ ड्यू टू द डिक्रीज इन एरिया ऑफ द बार। ये ये इसकी जो लोड कैरी करने की कैपेसिटी है वो डिक्रीज इसलिए होती है कि बार की नेकिंग शुरू हो जाती है, एंड नॉट ड्यू टू लॉस इन स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इटसेल्फ। इसलिए नहीं कि मटेरियल की अपनी स्ट्रेंथ कम होना शुरू हो गई। इन रियलिटी द मटेरियल विदस्टैंड्स एन इंक्रीज इन ट्रू स्ट्रेस अप टू फेल्योर। हकीकत में मटेरियल फेल्योर पॉइंट तक ज़्यादा लोड कैरी करने की सलाहियत रखता है, बिकॉज मोस्ट स्ट्रक्चर्स आर एक्सपेक्टेड टू फंक्शन एट स्ट्रेसेस बिलो द प्रोपोर्शनल लिमिट। अब ये बहुत ही की पॉइंट है, इसके ऊपर मैं क्वेश्चन भी स्टूडेंट को बना के एग्ज़ाम में दे दिया करता हूँ कि चूँकि जो मटेरियल्स होते हैं उनसे हमने जो काम लेना होता है, जो भी प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशंस होती हैं मटेरियल्स की, वो उसमें मटेरियल इज़ एक्सपेक्टेड टू वर्क वेल बिलो द प्रोपोर्शनल लिमिट। के ये जो प्रोपोर्शनल लिमिट है इस कर्व की किसी भी मटेरियल की, उसमें मटेरियल को हमने प्रैक्टिकल लाइफ में ये जो प्रोपोर्शनल लिमिट है ए या बी इलास्टिक लिमिट, इससे वेल बिलो हम उसकी एप्लीकेशन रखते हैं, ताकि क्योंकि अगर मटेरियल परमानेंटली डिफॉर्म करना शुरू कर गया फिर तो वो हमारे काम का ही नहीं रहा। तो जब तक मटेरियल तभी तक किसी एप्लीकेशन में हमारे काम आता है जब तक कि वो परमानेंटली डिफॉर्म नहीं होता, यानी कि वो ए या बी पॉइंट से वेल बिलो उसकी एप्लीकेशन होती है। तो यही वो वजह है जिसकी वजह से हमें ये चीज़ मैटर नहीं करती कि हम इस डायग्राम में ट्रू एरिया क्यों नहीं लेते। क्यों? क्योंकि इससे आगे इस पॉइंट तक तो हमने पहुंचना ही नहीं होता, मटेरियल ने अपनी एप्लीकेशन में इस पॉइंट से नीचे रहना होता है। इस पॉइंट से ऊपर जैसे यील्ड कर पॉइंट से आगे क्रॉस करेगा तो उस वक्त वो मटेरियल में परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगी, और परमानेंट डिफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि मटेरियल अब इस अपनी इंटेंडेड एप्लीकेशन के काबिल नहीं रहा। तो विच इज़ बेस्ड अपॉन द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये जो कर्व हमें मिलती है वो ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया पे बेस्ड होती है, एंड इज़ इजी टू डिटरमिन। और ये इजी टू डिटरमिन इसलिए है कि जो इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया वो तो हमने मेजर कर लिया। अब ये जो नेकिंग की वजह से एरिया रिड्यूस हो रहा है, इसको हर हर पॉइंट पे इसको मेजर करना ये ना तो प्रैक्टिकल है ना ही हमारे किसी काम का है। तो देयरफॉर जो इनिशियल एरिया है उसी से हमें सेटिस्फैक्ट्री इन्फॉर्मेशन जो है वो इंजीनियरिंग डिज़ाइन के लिए मिल जाती है, इसलिए हम इनिशियल एरिया ही यूज़ करते हैं। तो इसी वजह से ये जो इनिशियल एरिया को यूज़ करके स्ट्रेस निकलती है उसको आप नॉमिनल स्ट्रेस या फिर इसके साथ साथ इंजीनियरिंग स्ट्रेस भी कहते हैं, कि इंजीनियरिंग में यही स्ट्रेस यूज़ होती है। जबकि ट्रू एरिया को यूज़ करें तो ट्रू स्ट्रेस हमारे पास आती है, और ट्रू एरिया को यूज़ करें तो ट्रू स्ट्रेन हमारे पास आती है। तो in the example of the test bar, the axial stress in the bar is calculated by dividing the axial load P by the cross-sectional area A. The obtained stress is called nominal stress. If the initial area of the bar is used in the calculation, the stress is called true stress if it is calculated by using the actual area of the bar at the cross-section where failure occurred. तो एक्चुअल एरिया अगर यूज़ करें इनिशियल की बजाय तो ट्रू स्ट्रेस कहलाएगी। इसी तरीके से the average axial strain epsilon in the test specimen is found by dividing the measured elongation delta between the gauge marks by the gauge length. The length of the specimen between the gauge marks is known as gauge length। कि जो अपर और लोअर जा होता है उसके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम गेज लेंथ कहते हैं। इफ़ द इनिशियल गेज लेंथ यानी वो वाली गेज लेंथ जो हमने टेस्ट शुरू करने से पहले मशीन को फीड की, यानी कि लेंथ ऑफ द स्पेसिमन बिफोर टेस्ट इज़ यूज्ड इन द कैलकुलेशन, द ऑब्टेन्ड स्ट्रेन इज़ नोन एज नॉमिनल स्ट्रेन। तो जो हमारे पास स्ट्रेन आएगी वो नॉमिनल स्ट्रेन होगी। सिंस द डिस्टेंस बिटवीन द गेज मार्क्स इंक्रीजेज एज द टेंसाइल लोड इज़ अप्लाइड। अब जैसे ही लोड एक यील्ड पॉइंट से आगे जाएगा तो परमानेंट स्ट्रेन आएगी, यानी कि मशीन जो स्पेसिमन है उसकी लेंथ में इंक्रीज़ होगा। वी कैन कैलकुलेट ट्रू स्ट्रेन और नेचुरल स्ट्रेन एट एनी वैल्यू ऑफ द लोड बाय यूजिंग एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द गेज मार्क्स। तो अब फाइनल माइनस इनिशियल हमने जो करना होता है उसमें किसी भी पॉइंट पे टेस्टिंग के दौरान फाइनल माइनस इनिशियल में अगर इनिशियल वो वाली करें जो उस पॉइंट के ऊपर हो, यानी कि फाइनल जो स्ट्रेन है वो माइनस इनिशियल की बजाय जो किसी भी पॉइंट के ऊपर चेंज होती हुई स्ट्रेन होती है उसको अगर यूज़ किया जाए, यानी कि ट्रू स्ट्रेन को यानी कि एक्चुअल ली जाए वैल्यू फाइनल माइनस इनिशियल में,
या फाइनल माइनस इंस्टेंटेनियस किसी भी पॉइंट के ऊपर ली जाए तो उससे हमारे पास ट्रू स्ट्रेन आती है। इन टेंशन ट्रू स्ट्रेन इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन द नॉमिनल स्ट्रेन। जब कोई मटेरियल टेंशन में होता है तो जो ट्रू स्ट्रेन होती है वो नॉमिनल से हमेशा छोटी होती है। उसकी रीज़न ये है कि जो फाइनल स्ट्रेन है जिस पे ऊपर जाके मटेरियल टूटता है उसमें से अगर इनिशियल हम माइनस करें तो आंसर बड़ा आता है, और ब्रेकिंग जो स्ट्रेन है उसमें से अगर हम स्ट्रेन जो है वो इंस्टेंटेनियस जो किसी भी पॉइंट के ऊपर है जो कि इनिशियल से अब ज़्यादा हो चुकी है वो अगर माइनस करें तो वो जो कि अब इनिशियल बड़ी है तो वो स्ट्रेन छोटी होगी। तो जो ट्रू स्ट्रेन होती है वो ऑलवेज स्मॉलर होती है नॉमिनल स्ट्रेन से। तो ये अगेन इस स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में हमने सिर्फ ये ट्रू स्ट्रेस और नॉमिनल स्ट्रेस के दरमियान फ़र्क को वाज़ह किया है, और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये एक और तरह की डायग्राम है, जो पीछे हमने डायग्राम देखी है उससे डिफरेंट है, लेकिन चूँकि इससे ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन का जो फ़र्क है वो वाज़ह आपको नज़र आ रहा है। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद स्ट्रेन हार्डनिंग का कॉन्सेप्ट है, ये ऑलरेडी अगरचे हम ये डिस्कस कर चुके हैं लेकिन इसको सेपरेट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।